हेलो नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ जानवी जामदार, और आज हम पढ़ेंगे एक झटकेदार टॉपिक, एक शॉकिंग टॉपिक जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास हम बहुत जगहों पर देखते हैं। ठीक है, लाइट हो, ठीक है, जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी है, फैन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं लिंक्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट कहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है, आज हम वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट अस प्रोसीड। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक डेफिनेशन उसकी डिस्कवरी से आता है। बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिसिटी, हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ मैटर पोजेसिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जब मोशन होता है, ठीक है, यहाँ पर जब वो फ्लो करते हैं चार्जेस, तो यहाँ पर एक फिजिकल फिनोमिना अकर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्रेडिट जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेसिकली इसलिए क्रेडिट किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है। ठीक है, इन्वेंट नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, हम डिस्कवरी वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रेजेंट थी, कहीं ना कहीं चार्जेस एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, बस हमें क्या करना था, डिस्कवर करना था। तो वो डिस्कवरी यहाँ पर किसने की है, उसके प्रेजेंस को किसने डिनोट किया है, यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने 1752 में इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस बताया, ठीक है, दुनिया को। क्या एक्सपेरिमेंट था उनका? ही अटैच्ड अ वायर टू अ काइट इन अ थंडरस्टॉर्म व्हिच शोड दैट लाइटनिंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइटनिंग के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन बताया, जब वो थंडरस्टॉर्म में क्या फ्लो कर रहे थे, काइट फ्लो कर रहे थे। ठीक है, तो काइट फ्लाइंग जो उनका एक्टिविटी था, उसके थ्रू उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि हाँ भाई, लाइटनिंग में भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या फिनोमिना है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, अब हम अगर नॉर्मल फिनोमिनास की बात करें, ठीक है, तो करंट बेसिकली क्या होता है, एनी फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी तरीके का फ्लो हो पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स में, ठीक है, पार्टिकल का फ्लो होना बेसिकली क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, अब ये बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि ओशन करंट हो, विंड करंट हो, बहुत सारे टाइप के करंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात जब हम करेंगे तो क्या बात करते हैं हम यहाँ पर, कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लो करेंगे। तो डेफिनेशन से साथ जाते हैं, when particles, that is electric charges, इधर के context में particles क्या होंगे, electric charges, flow in an electric circuit to produce electricity, it is called electric current। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट क्या होगा, उसका एक प्रॉपर पाथ होगा, ठीक है, फ्लो करने का। यहाँ पर फ्लो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, करंट क्या होगा यहाँ पर, इज द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्जेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट को हम आई से डिनोट करेंगे। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो हमने कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को कुछ एक यूनिट से डिनोट किया है। तो यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम मतलब चार्ज की यूनिट होती है यहाँ पर। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पर क्या होगा, चार्जेस की यूनिट कूलम है, ठीक है, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो कूलम पर सेकेंड को हमने क्या बोला है, इसकी यूनिट कहा है, किसकी, करंट की। और इसको और ब्रीफ करने के लिए हमने उसको क्या कह दिया कि यहाँ कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये आंद्रे मेरी एम्पियर इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, सी क्या होगा यहाँ पर, कूलम। तो कूलम क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर यूनिट होगी किसकी, जहाँ पर हम चार्ज पर यूनिट टाइम से क्या मेजर करें, करंट। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगी, कूलम होगी। Charge is the physical quantity of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो बेसिकली चार्ज क्या है, अब एक टाइप का क्या है, फोर्स कह सकते हैं हम, जिसको हम बेसिकली फ्लो बोल रहे हैं ना, चार्जेस का फ्लो। तो किसी फोर्स के थ्रू ही क्या हो रहे होंगे, वो मूव कर रहे होंगे, यहाँ पर फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितने टाइप के चार्जेस होंगे, दो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बेसिकली क्या होगा, देखो चार्जेस का फ्लो है ना, बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस सर्किट में क्या फ्लो हो रहे होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एटम हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस सर्किट में भी क्या प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे। अब एटम मूव नहीं करते हैं, बेसिकली मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस कूलम ऑफ चार्ज में कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम मान लेते हैं चार्ज कितना है, 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू N, ठीक है। तो यहाँ पर N कितना हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो Q अपॉन में E, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें कितना चार्ज है हमारे पास, तो 1 कूलम है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कैलकुलेट करने पे 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं कितने, 1 कूलम ऑफ चार्ज में। यहाँ पर ये चीज़ याद रखने जैसी है, क्या होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो इलेक्ट्रिसिटी हर किसी की दोस्त नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे नहीं है, बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ मटेरियल्स है जिसके थ्रू पास हो जाती है इजीली, या कुछ मटेरियल्स है जिसके थ्रू पास नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल के बेसिस पर 2 टाइप के मटेरियल्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, डिफरेंशिएट किए गए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के संबंध के अनुसार, ठीक है। Substances or materials that allow electric current to pass through them with a very little opposition are called conductors, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो easily electricity को pass through होने देंगे, बहुत माइनर सा अपोजिशन हम मान सकते हैं कि बहुत माइनर सी कुछ रुकावट हो सकती है, बाकी easily सारा करंट फ्लो हो जाता है ऐसे मटेरियल से, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है, जो उनको कंडक्ट करने देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा सिल्वर, कॉपर, आयरन, बेसिकली मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होंगे यहाँ पर, कंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, इवन सी वाटर, ठीक है। अब वाटर कैसे है ये हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली अभी याद रखना कि सी वाटर भी क्या होगा, एक टाइप का कंडक्टर होगा, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होंगे, तो जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर्स, कैसे, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम एंड ऑफर अ लार्ज अपोजिशन आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज़्यादा अपोजिशन देते हैं और पास थ्रू होने नहीं देते, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। यहाँ की एग्जांपल क्या है, वुड, रबर, पेपर, ठीक है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं कर सकते। यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं, रबर है, ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है, ड्राई वुड है, तो इनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो पाएगी। एक फैक्ट के लिए पॉइंट याद रखना कि क्या होगा, जो यहाँ पर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो गुड कंडक्टर्स की हम बात करते हैं, बट जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स एक ही बात है क्या, तो हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। बैड कंडक्टर्स क्या होगा, जो कंडक्ट कर रहे हैं बट बहुत पुअरली कंडक्ट करने दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो रही है बट बहुत पुअर क्वांटिटी में पास थ्रू हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर एकदम इजीली पास थ्रू नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने उनको क्या कहा, बैड कंडक्टर। वेयर एज इंसुलेटर्स क्या होगा, जो करंट को पास थ्रू होने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और बाकी गुड कंडक्टर्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। सर्किट बेसिकली क्या है कि एक क्लोज्ड लूप पाथ है विच करंट टेक्स टू फ्लो थ्रू, ठीक है। करंट कहीं ना कहीं से फ्लो थ्रू होगा, ठीक है। तो एक जो पाथ है, क्लोज्ड पाथ, किसको फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज थ्रू इट, एंड व्हेन देयर इज इन a break in path, then the circuit is open and hence current do not flow, ठीक है। हम जनरली क्या बोलते हैं कि बटन बंद कर दो, ठीक है, बटन बंद कर दो तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट, पंखा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली हम बटन बंद करके क्या कर रहे हैं, हम वो सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं, सर्किट को क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं, तब जाके वो जो पर्टिकुलर अप्लायंस है वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो एक क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा,
करंट फ्लो करेगा, और ओपन सर्किट यानी मान लो स्विच बंद है, ठीक है, मतलब स्विच ओपन है या कहीं ना कहीं से वायर में ब्रेक है, तो क्या होगा वहाँ पर सिस्टम या सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, और उस वजह से करंट क्या नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्किट क्या होगा, जहाँ पर एक पूरा पाथ है ना, जहाँ पर स्विच भी प्रॉपर क्लोज्ड है, ठीक है, लूप भी प्रॉपर क्लोज्ड है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। जबकि ओपन सर्किट क्या होगा, कहीं ना कहीं या तो कोई ब्रेक है या तो स्विच कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, स्विच ऑन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। जनरली हम बात करते हैं कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट की। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, निगेटिव पे जाएगा। जबकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखो हम जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मेजर करते हैं। ये बात हमें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के जब उनकी डिस्कवरी हुई थी उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला। पर कन्वेंशनली हम क्या मानते थे कि करंट कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। बट जो ओवरऑल फिनोमिना है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो करंट की फ्लो का जो डायरेक्शन है और वो जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो का डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, जबकि जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, पहला कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, और वायर लगेगी ऑब्वियसली। बहुत सारे अगर अप्लाइंसेस है हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास जो मटेरियल है, जैसे कि मान लो स्विच है, बल्ब है, बैटरी है, तो ये सब कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगेगा। तो कनेक्टिंग पाथ कौन बनाएगा हमारे लिए, वायर्स, ठीक है। स्विच होगा, बल्ब होगा, सेल होगा, ठीक है, बैटरी होगी। अच्छा, स्विच ऑफ के लिए हम कैसा साइन शो करते हैं, या तो हम इसको ऐसे में बता देंगे कि ये कनेक्टेड नहीं है, या तो फिर हम कैसे बता देंगे, इसको क्लोज बता देंगे, ये स्विच ऑन के लिए। इसके अलावा और क्या वे है इनको बताने का, स्विच ऑन के लिए हम ऐसा भी शो कर लेते हैं एम्प्टी ब्रैकेट, और स्विच ऑन के लिए, सॉरी ऑफ के लिए हम एम्प्टी ब्रैकेट बताते हैं, और ऑन के लिए हम बीच में क्या बता देते हैं, एक डॉट बना के बता देते हैं कि स्विच क्या है, ऑन है। तो ऑफ और ऑन के लिए ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस है। बल्ब के लिए हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, हम आगे इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो बेसिक पार्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। सेल क्या है, इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनसाइड द inside by इंटरनल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो बैटरी है या सेल है, हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है, बैटरी एक कॉम्बिनेशन वाला शब्द है, ठीक है, बट सेल क्या है, एक जब हम सेल की बात करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। देखो इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सर्किट, ठीक है। हम अगर बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। जब कोई धक्का देगा कि भाई जाओ, जो पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पर सर्किट को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए मोटिवेशन कौन देगा, यहाँ पर एनर्जी कौन देगा, यहाँ पर सेल देगा, ठीक है। यहाँ पर when the chemicals inside the cell are exhausted, the cell is need to be replaced by new one। देखो अगर कोई रिमोट काम नहीं करता है, पहला काम हम क्या करेंगे, ठोकेंगे, ठीक है। हाँ, वो कई बार क्या हो जाता है, कनेक्शन लूज हो जाता है सेल का, तो ठोकने से हमें क्या ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई चालू हो गया, ठीक है। बट सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि या तो सेल डेड ही हो गए हों, एग्जॉस्ट हो गए हों, हम कह सकते हैं, तो क्या होगा, हमें उसको न्यू वन से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, मोटिवेटर कभी ना कभी थक जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सेल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। जब हम सेल की बात करते हैं तो उसके दो हेड्स होते हैं। देखो जहाँ पर हमें मेटेलिक कैप दिखती है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और जहाँ पर मेटेलिक प्लेट मिलती है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव टर्मिनल। हम बिना इन साइंस के भी बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। मेटेलिक कैप है मतलब क्या है, वो कैप वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, और मेटेलिक प्लेट वाला जो टर्मिनल है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर
for current to flow the positive terminal must be connected to the negative terminal. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो हमें क्या बनानी है, एक बैटरी बनानी है, ठीक है, तो क्या होगा जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक बैटरी बनेगी. हम इसको कंबाइंड यूनिट बना रहे. अगर एक सेल सफिशिएंट नहीं है करंट प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बहुत सारे सेल्स को भी कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एक कंबाइंड यूनिट बना सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं. और इसमें एक फैक्ट है और ये याद रखने जैसी चीज़ है कि क्या यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है और एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ही क्या होगा, यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी लाइक जो टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे से आमने सामने नहीं होंगे. यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ओफो ये क्या हो गया, ठीक है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो दूसरी बैटरी का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव. अनलाइक जो पोल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और फिर हमसे क्या बनेगी, बैटरी बनेगी और यहाँ पर वो बैटरी कहलाएगी. ठीक है, नेक्स्ट होगा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, वायर की हमने पहले भी बात की कि इलेक्ट्रिक वायर क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्लो करने के लिए. ठीक है, करंट के फ्लो करने के लिए यहाँ पर जो सर्किट बनाने के काम आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ मटीरियल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, सर्किट में करंट फ्लो हो, तो हम क्या यूज करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो जनरली जो हमारे घरों में वायर्स यूज होती है वो बनती किसकी है, कॉपर की. इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट कंडक्टर है. देखो बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर है, बट सिल्वर क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस किससे किया है, कॉपर वायर से. तो कॉपर को हम इंसुलेट करके फिर सारे घर की वायरिंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है स्विच, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट द सर्किट और ब्रेक इट. ठीक है, तो हम हमेशा नहीं चाहेंगे कि सर्किट में क्या हमेशा करंट फ्लो होता रहे, तो बिजली का बिल तो आएगा ही ना ज़्यादा. तो हम क्या चाहेंगे कि हमें जब उस अप्लायंस की नीड हो, हमें जब सर्किट को कंप्लीट करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने की नीड हो, तब हम उसको क्या कर ले, ऑन कर दें और बाकी टाइम उसको रेस्ट मोड पे ऑफ कर दें. ठीक है, तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या है, स्विच. ठीक है, व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड वी कॉल इट ऑन एंड व्हेन द switch is not connected or open we call the circuit as switch off. ठीक है, तो क्या होगा, जब स्विच ओपन रहेगा, ब्रेक रहेगा, तब क्या होगा, यहाँ पर सर्किट चालू नहीं रहेगा. बट जैसे ही हमने स्विच कनेक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज सर्किट बन गया और ये बल्ब क्या करेगा, ये लैम्प क्या करेगा, ग्लो करेगा. ठीक है, तो क्या होगा, जब हमें नीड होगी तब हम स्विच ऑन कर देंगे, नीड नहीं होगी तो स्विच ऑफ कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक बल्ब या इनकैंडेसेंट बल्ब. देखो अभी तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, हम एलईडीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, बट जो बेसिक यहाँ पर सर्किट की बात करते हैं तो हम शुरुआत से हम किसे कंसीडर करते हैं, हमारे बल्ब को. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर दैट ग्लोज ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बल्ब में एक वायर कनेक्टेड होगी जहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा. दिस इज नोन एज फिलामेंट. ठीक है, यहाँ पर जो ग्लो करने वाला एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, फिलामेंट. ये जो यहाँ पर हम एकदम थिन वायर देखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन सिंस इट इज अ good conductor as well as malleable and ductile. It has the highest melting point of 3422 degrees Celsius, lowest vapor pressure and greatest tensile strength of any metal. देखो हमने टंगस्टन को ही क्यों लिया है फिलामेंट के लिए, हम कोई और मेटल क्यों नहीं ले रहे. पहली चीज़ जो फिलामेंट है वो काफ़ी थिन होता है. ठीक है, काफ़ी थिन होता है, प्लस उसके क्या होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए. देखो इजीली क्या होगा, अगर हीट हम पास कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो हम क्या चाहेंगे कि फिलामेंट जो है उतनी हीट को क्या करने दे, सहन कर ले, पास थ्रू होने दे और इजीली ब्रेक ना हो. ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिलामेंट पिघल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो बल्ब किसी काम का नहीं बचेगा. तो हम क्या चाहेंगे कि फिलामेंट जो है वो ऐसे मटेरियल का हो जो कि करंट को इजीली पास थ्रू होने दे, प्लस हीट होने पर भी क्या ना हो, वो फ्यूज ना हो. इसलिए क्या यूज करते थे, टंगस्टन यूज करते थे. देन फिलामेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉइल्ड कॉइल. ठीक है, इसको हम कॉइल्ड कॉइल भी कहते थे क्योंकि फिलामेंट जो है वो कॉइल
से बना के, मतलब ऐसा है कि वो एकदम स्ट्रेट वायर नहीं होती थी, वो एक कॉइल्ड वायर होती थी, ठीक है। ऐसा क्यों? तो इज नॉर्मली मेड ऑफ थिन वायर कॉइल्स टू इंक्रीज द बल्ब्स लाइट आउटपुट, ठीक है। तो बल्ब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जनरेट कर सके, इसलिए उसको क्या यूज़ करते थे, कॉइल्ड कॉइल यूज़ करते थे, ताकि उसको हम क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का आउटपुट दे सके, ठीक है। इनसाइड द ग्लास कवर ऑफ बल्ब इनर्ट गैस इज फिल्ड टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ये जो ग्लास का कवर है, ठीक है, ये तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर को बल्ब के, प्लस यहाँ पर जो है वो इनर्ट गैस भरी जाती थी, ठीक है। यहाँ जो गैस फिलिंग है वो बेसिकली कौन सी गैस भरी जाती थी, इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस क्यों? ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके किसको, अंदर के फिलामेंट को, क्योंकि क्या होगा, अगर वो फिलामेंट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा, या तो ऐसा छोटा ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर बल्ब के क्या भरी जाती है, यहाँ पर इनर्ट गैस भरी जाती है, ठीक है। समटाइम द बल्ब डज नॉट ग्लो एज द फिलामेंट गेट्स फ्यूज ब्रेक ड्यू टू ओवर हीटिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं सबकी सहन शक्ति टूटती है, भले ही इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो, बट एक टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण या बहुत ओवर हीटिंग होने के कारण इसका फिलामेंट भी क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या होने लगता है, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आजकल क्या यूज़ करते हैं हम इसके रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं एलईडीज, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स कहते हैं हम इसको, एलईडी लाइट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। क्यों? देखो ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो था बेसिकली, जो पहले यूज़ होता था, अब तो केवल डेकोरेशन मात्र के लिए रह गया है, बहुत कम घरों में मिलता है। बट क्या होता था कि ये ना केवल लाइट प्रोड्यूस करता था, बल्कि लाइट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता था, हीट, ठीक है। जब थोड़े टाइम ये बल्ब को हम ऑन रखते थे तो क्या होता था, हाथ लगा के देखो तो वो बल्ब काफ़ी गर्म हो चुका होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट के साथ साथ हीट। अब हीट अगर जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हो रही है, वो हीट जनरेट करने में भी लग रही है। तो क्या होगा कि एनर्जी ना केवल लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रही थी वहाँ पर, बल्कि हीट जनरेशन के फॉर्म में भी एनर्जी क्या हो रही थी, वेस्ट हो रही थी। देखो ठंड है तब तक ठीक है, ठंड में तो मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई बल्ब को हाथ लगाओ, ओहो गर्म, बट गर्मी के मौसम में या नॉर्मल मौसम में या इवन ये बल्ब का काम था क्या हीट जनरेट करना, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही थी। तो क्या हो रहा था, अगर ये 100 वाट का बल्ब था, ठीक है, 100 वाट का अगर बल्ब है, ठीक है, तो उतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था और मैक्सिमम एनर्जी किस में जा रही थी, हीट जनरेशन में। तो एलईडीज क्या करते हैं, ये हीट जो है वो ऐसे फॉर्म में, हीट के फॉर्म में नहीं जाने देते एनर्जी, और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वाट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे रहे हैं, वो ब्राइट लाइट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, रिप्लेसमेंट यूज़ किया, ताकि हम एनर्जी को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकैंडेसेंट बल्ब के एग्जांपल से हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमारा नया टॉपिक जो कि क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ी अमाउंट में ही सही, बट हीटिंग इफेक्ट होता है, लाइट के साथ साथ हीट भी कहीं ना कहीं जनरेट होती है, ठीक है। द करंट कैरिंग वायर्स गेट हॉट व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एलईडीज में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं होती है, कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, बट कहीं ना कहीं जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वहाँ थोड़ा सा अमाउंट में तो भी हीट जनरेट होगी, और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इन 3 डायमेंशंस पे क्या डिपेंड करता है, कितने अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है वहाँ जनरेट हो रही है। If a large amount of electric current passes through the wire may become so hot that it melt or break, ठीक है। और कभी कभार ये जो हीट जनरेट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और पूरा सर्किट क्या कहलाएगा, वो ब्रेक होना, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर अप्लाइड टू मैनी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर्स, वाटर हीटर्स, ठीक है। हम हीट जनरेट करके भी कहीं ना कहीं अप्लाइंसेस बना रहे हैं जिनका काम ही क्या है, हीट जनरेट करना, ठीक है। हम अगर बात
करते हैं विंटर्स में जो हम इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं, तो उनका काम क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट कर देते हैं, वो रॉड क्या हो जाती है, फिर धीरे धीरे करंट से वो रॉड हॉट होने लग जाती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो हीट जनरेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करना। अब हम यहाँ इंटेंशनली चाहते हैं कि वो क्या जनरेट करे, हीट जनरेट करे, तो यहाँ पर ये किसकी वजह से हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बल्ब्स एंड यूज्ड इन सेफ्टी डिवाइसेस कॉल्ड फ्यूजेस, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखो फ्यूज उड़ जाना, ये हो जाना, वो जाना, ये सभी ने सुना होगा, तो ये फ्यूज होता क्या है, ठीक है। व्हेन द वायर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल दैट मेल्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अ फ्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर वायर्स हैं, ठीक है, वो मटेरियल से बनी जाती है, जब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाए, करंट इसमें से फ्लो हो जाए, ओवर हीट हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली एक पैसेज है करंट के फ्लो करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस आर यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस, ये चीज़ याद रखना कि इसको लगाया ही इसलिए जाता है ताकि ये क्या हो सके, बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट ये है या फायर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के अपघात होने से रोक सके। तो ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है, दैट ब्रेक्स अ सर्किट इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के टाइम पे ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, ये चीज़ याद रखना कि ये किससे बनी होती है, जो वायर होती है फ्यूज वायर, वो किससे बनी होती है, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। दे प्रिवेंट द कॉज ऑफ फायर एंड डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये ब्रेक हो जाता है ताकि क्या हो सके, फायर या डैमेज वाली जो सिचुएशन है जो ओवरलोडिंग के टाइम पे हो जाती है या ओवर हीटिंग के टाइम पे हो जाती है, उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउअडेज फ्यूज वायर आर रिप्लेस्ड बाय मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जिसको हम MCBs कहते हैं। एज वंस फ्यूज वायर ब्रोक इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। देखो फ्यूज कुछ ऐसा दिखता था, जैसे ही सर्किट ओवरलोड हो गया ये वायर क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी, ठीक है। अगर ये वायर ब्रेक हो गई है ना, ये वायर अगर ब्रेक हो गई है तो क्या हो जाएगा, अब एक बार ब्रेक हो गई है, हमने ठीक है सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली, जहाँ से जिस भी पॉइंट से यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, ओवरलोडिंग हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। पर अब इस वायर का क्या, इसको नए से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या आ गया है, आजकल बहुत सारे घरों में अब हम यही देखते हैं मोस्टली घरों में कि MCBs होती है, ये क्या हो जाती है, जैसे ही ओवरलोडिंग हो जाता है, इसका जो ये खटका है, ठीक है, जनरली जो ये स्विच है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, MCB गिर गई, मतलब क्या होगा, बेसिकली ओवरलोडिंग हो गया है। अगर इसकी जगह फ्यूज वायर होती तो वो ब्रेक हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये MCB फॉल हो जाती है यहाँ पर, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ घर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट करने के बाद हम इसको दोबारा से ऊपर कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, और यही एक सेफ्टी डिवाइस की तरह एज एन अल्टरनेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। अब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट हो रहा है जब करंट फ्लो करता है। कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक निडल विच शोज डिफ्लेक्शन एंड मोर द करंट हायर द डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर कि स्विच ऑन जैसे ही करेंगे, अगर यहाँ पर स्विच ऑन जैसे ही करेंगे, है ना, अभी जब स्विच ऑफ था तब मैग्नेटिक नीडल कहाँ एरो करके रहेगी, वो नॉर्थ टू साउथ जिस डायरेक्शन में है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो वैसा नॉर्मल पॉइंट करेगी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास थ्रू करेंगे, जो नीडल है वो कहीं ना कहीं क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो हमारी वायर है, उसके आसपास क्या जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से कंपास ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। और जितनी करंट हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओयस्टेड। देखो हर क्या होता है, हर चीज़ की डिस्कवरी हर बहुत टाइम अचानक से ही हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो है वो डिस्कवरी एकदम अचानक से हो जाती है कि सर्किट बनाया था, ठीक है, उसके पास में कंपास रखा हुआ था, तो क्या हो गया कि यहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई सर्किट जब जब ऑन हो रहा है तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। और जैसे ही सर्किट ऑफ हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वापस से अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ रही है।
तो इधर से इन्होंने बताया कि इस ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम कई बार चीज़ों को क्या बना सकते हैं, एक टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू पैसेज ऑफ electric current through it. This magnetic field disappears when there is no current flowing through it. इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे मान लो ये बैटरी है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्क्रू से, आयरन स्क्रू से, और उसके ऊपर से हमने कैसे कनेक्ट किया है, इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया है। जो कॉइल थी जिसमें से करंट फ्लो हो रहा था, ये देखो इंसुलेटेड वायर है, ये डायरेक्ट कंडक्टर नहीं है। जो भी मेटल होगा, मेटेलिक वायर होगी एज अ कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर हम इंसुलेशन कर देते हैं ताकि जो हाथ लगा रहा है उसको करंट ना लगे, ठीक है। तो क्या होगा, यही जो इंसुलेटेड वायर है हमने उसको कॉइल्स के फॉर्म में क्या कर दिया है, इसको यहाँ पर आयरन नेल के ऊपर कॉइल कर दिया है और उसको किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से। तो याद रखना, जैसे ही बैटरी से इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गई करंट वायर के अंदर से। तो क्या होने लग गया था, ये जो स्क्रू है वो डायरेक्ट कनेक्टेड तो था नहीं, मतलब क्या है, अगर हम इस स्क्रू को हाथ भी लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा क्योंकि इंसुलेटेड वायर है जो इसके ऊपर कॉइल की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो आसपास रखी हुई जो आयरन पिंस थी, ठीक है, जो आयरन पेपर पिंस थी, वो क्या हो गई, वो स्क्रू से अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। मतलब क्या है, ये स्क्रू कहीं ना कहीं एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ये सर्किट ब्रेक हुआ, वो पिंस दोबारा से उससे डिटैच हो गई। मतलब क्या है, जो स्क्रू पहले मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा था, जैसे ही हमने सर्किट ब्रेक किया वो डीमैग्नेटाइज हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके अगर किसी मटेरियल को हम टेम्परेरीली एज अ मैग्नेट काम करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या, अगर मान लो कि किसी जगह पर हमें सिर्फ मैग्नेटिक आइटम्स को सेपरेट करना है, सैंड में से अगर मैग्नेटिक आइटम्स सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, हाथ से बिनने लग जाएंगे क्या, नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट यूज़ कर लेंगे और डायरेक्टली वो आयरन की जो फिलिंग्स है वो अपने आप से उससे अटैच हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं, जब भी हम कोई रिवर बैंक पे जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट को रस्सियों से बांध लेते हैं और पानी में फेंकते हैं, और जैसे ही वो निकालते हैं उसमें से बहुत सारे सिक्के क्या होते हैं, वो मैग्नेट पे चिपके हुए होते हैं। तो क्या एप्लीकेशन है कि हम कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ना केवल फिजिकल इफेक्ट्स दिखाता है बल्कि केमिकल इफेक्ट्स भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। पैसेज ऑफ करंट थ्रू केमिकल सॉल्यूशंस कॉजेज केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सर्किट के अंदर भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी कंपाउंड में से पास थ्रू होने देंगे तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाता है, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे कैसे हमें किस फॉर्म में दिख सकते हैं, पहला फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, ठीक है। अगर हम पानी में देख रहे हैं सॉल्यूशन में जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में अगर हम गैस बबल देखते हैं तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पर केमिकल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। डिपोजिशन ऑफ मेटल्स एट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, हम कहीं ना कहीं कुछ डिपोजिशन देखेंगे तो भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज है। चेंजेस इन कलर ऑफ सोल्यूशन, कलर ही सोल्यूशन का चेंज हो जा रहा है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू व्हेन देयर आर सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हम मान ले वाटर के फॉर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाटर के फॉर्म में अगर वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, एकदम विदाउट इम्प्योरिटीज वाला, जो एकदम प्योर क्लीन वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये यहाँ पर क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ही नहीं है। जबकि अगर वाटर है उसके अंदर हम एसिड बेस या कोई भी सॉल्ट मिला देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने उसमें इम्प्योरिटीज ही ऐड कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं पर तब जब उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस
व्हेन डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। तो ऐसा क्या होता है कि अगर इम्प्योरिटी मिला दी, जनरली एसिड बेस की इम्प्योरिटी अगर मिला दी उसमें, तो क्या होगा, ऐसा क्या चेंज होता है, तो जो बेसिकली एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो वहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, किसमें, आयंस में, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। तो यहाँ पर आयनिक फॉर्म में जब वो प्रेजेंट हो जाएंगे तो आयंस क्या करेंगे, अब वो चार्ज कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड के केस में क्या होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिसॉल्व होकर क्या हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, और इस वजह से वो क्या कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है। Salts when dissolved in water also conduct electricity as they release positive or negatively charged ions. Similarly, salt का भी same phenomena है. Electrolysis क्या होता है? It is a process by which ionic substances are decomposed into simpler substances when electric current is passed through them. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो dissociation की process हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, electrolysis कहते हैं, जब electricity की वजह से क्या हो रहे हैं, ionic substances हैं वो decompose हो रहे हैं simpler substances में। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब ये डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। यहाँ पर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे। A conductor when immersed in a solution, when its ends are connected to terminals of battery, thereby completing a circuit is called electrode, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टर है, उसको हमने क्या किया, इमर्स किया सॉल्यूशन में, और उसके टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से उसको क्या किया, यहाँ पर अटैच कर दिया, ताकि सर्किट क्या हो सके, एक कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो इनको, ये जो सब्सटेंस है, ये जो कंडक्टर है जो हमने लगाया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव साइड है, हम बैटरी को कैसे शो करेंगे, हमेशा एक लंबी लाइन जो कि क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक छोटी लाइन जो कि क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड, हम उसको वो वाले वहाँ पर इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, कैथोड मतलब नेगेटिव, और जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा वो वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एनोड, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड्स आर सबमर्ज्ड, दे डिसोसिएट ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये जो पानी है जिसमें हमने बेसिकली इमर्स किया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। यही बेसिकली क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कराएंगे, ठीक है। जनरली क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड बैटरी टुगेदर फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट है वो यहाँ पर यही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसका यूजेज कहाँ है, ठीक है, हम बेसिकली इसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, या हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहाँ देखते हैं, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं हम कुछ प्लेट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। क्यों, द प्रोसेस ऑफ depositing a layer of desired metal on other material by the means of electricity is called electroplating, ठीक है। कि हम अगर चाह रहे हैं कि एक कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर हम किसी मेटल की परत चढ़ा दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको पिघा लेंगे, फिर इसको इतनी लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से उसको हम क्या करेंगे, प्लेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो बेसिकली जो भी हमारा प्योर मेटल होगा जिसका कोटिंग हमें दूसरे मटेरियल पे करना है, उसको हम क्या करेंगे, एनोड पे अटैच करेंगे, ठीक है। एनोड मतलब क्या होगा, यहाँ पर एनोड मतलब अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहेंगे एनोड। तो एनोड पे हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ पर हमारा प्योर मेटल जो कि हम चाहते हैं जिसकी परत उस मटेरियल पे क्या हो, चढ़े, ठीक है। और जबकि जो इम्प्योर मेटल है या जो भी मटेरियल है जिसको हमें कोट करना है वो हम कहाँ करेंगे, कैथोड पे। एनोड पे यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे यहाँ रिडक्शन होगा, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ के जो प्योर मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है थोड़े टाइम बाद ये जो है इस
इसके ऊपर इस मेटल की क्या दिखेगी, प्लेटिंग दिखेगी, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, कोटिंग जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रस्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आयरन के जितने भी अप्लायंसेस है, जितनी भी मटेरियल है, उनके ऊपर रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, तो हम क्या करते हैं, जनरली उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो कोरोड ना हो, उस पर रस्टिंग ना हो। तो ये भी किस मेथड से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। सिमिलरली जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, उसको दोबारा से नए जैसा दिखाने के लिए, नए जैसा लगने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं उस पर गोल्ड या सिल्वर की, वो भी किस मेथड के थ्रू होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। या फिर कोटिंग टिन ऑनटू द आयरन फॉर कैंस एंड टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टिन की कोटिंग कर देते हैं आयरन पे, जो हमारी टिन कैंस होती हैं बेसिकली हम जो देखते हैं वो भी क्या होंगी, कोटेड ही होती हैं, वो भी किस मेथड से कोटेड होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, at a point is defined as work done in bringing unit positive charge from infinity to that particular point। देखो वर्क डन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, टू ब्रिंग, है ना, एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे। वो इन्फिनिटी पे जो है वहाँ से उसको कहाँ लाया जा रहा है, एक पॉइंट पर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वर्क डन की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट टू गिवन पॉइंट्स, दैट is work done in moving a charge particle from given point to another per unit charge, ठीक है। यहाँ पर हम इन्फिनिटी से आ रहे थे, तो ये जनरली एप्लीकेशन में नहीं आता है। जनरली एप्लीकेशन में क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक गिवन पॉइंट ए है उससे एक गिवन पॉइंट बी तक का जो वर्क डन होगा, ठीक है, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। दोनों को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, जो कि क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 1 जूल पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम, ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है, ये इसका डेफिनेशन है किसका, वोल्ट का, ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए, ठीक है, तो पर चार्ज को मुझे यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वोल्ट इज कॉइंड आफ्टर एलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है। यहाँ पर इटालियन फिजिसिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, बैटरी का इन्वेंशन किया था। इनके नाम पर ही हमने इसकी यूनिट क्या रखी है, वोल्ट नाम रखी है, ठीक है। इट इज इन 1800 प्रोवाइडेड एज फर्स्ट सोर्स ऑफ कंटिन्यूस करंट, ठीक है। यहाँ पर इनके नाम पर हमने यूनिट रखी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की यूनिट वोल्ट होगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम केवल किसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, जिसका क्या है, V इज इक्वल्स टू W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि इनके लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को यानी I को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एमीटर का। इसको हम जनरली जो सर्किट है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं हम। ये क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। बस ये याद रखना कि इसको क्या यूज़ करते हैं हम, करंट के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी लो होता है, ठीक है। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, इसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं इससे करंट कम फ्लो हो, ठीक है। हम इसलिए इसको क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, लो। तो करंट, एमीटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, लो रेजिस्टेंस, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, पैरेलल एंड हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने एमीटर को हम इस साइन से शो करते हैं, ऐसा होता है हमारा एमीटर। तो ये क्या है, डायरेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है इस सर्किट के, ठीक है ना। और यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या होगा, ये जो
करंट की फ्लो की डायरेक्शन है उसके क्या है यहाँ पर, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको हम V से शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं हमेशा, और यहाँ पर वोल्ट मीटर को क्या लगा रहे हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, ये बिल्कुल जान है इस चैप्टर की कि इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन द टेम्परेचर एंड अदर डायमेंशंस रिमेन कांस्टेंट। कंडीशन क्या दे दी है, जब टेम्परेचर और अदर डायमेंशन कांस्टेंट रहते हैं तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो जब एक कंडक्टर है उसका क्या होगा यहाँ पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं, कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो वही कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आर आई, जहाँ पर R क्या है, R एक कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमने जब कांस्टेंट का हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड टू अ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक रेस्ट्रिक्शन है, एक अपोजिशन है जो कि करंट फ्लो की अपोजिट में लगता है, और ये क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, करंट के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है, कितनी रुकावट है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ये किस में मेजर किया जाता है, ओम्स में, ओम का साइन क्या है, कुछ ऐसा, ठीक है। 1 ओम क्या है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी 1 ओम क्या होगा, इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1V है, करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो ओम क्या होगा हमारा, वोल्ट अपॉन में हमारा जहाँ पर एम्पियर है, ठीक है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ओम का साइन होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, जब हम VI ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वोल्ट जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, करंट होता जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है, ये उसके बीच का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हम बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इस रिलेशन में जब R चेंज होगा तो VI चेंज होगा, ठीक है, बट जब VI चेंज होगा तो R चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो एज अ क्या बनाया गया है, कांस्टेंट बनाया गया है। तो कांस्टेंट का मतलब ही क्या होगा कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, बट हाँ जब R चेंज होगा, अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो बट ऑब्वियस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जितना मोटा होगा उतना क्या होगा, इसका कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर का जो हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर जब हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो R इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हम कैसे शो करेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। इधर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या जोड़ा है, रो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रो, और L/में A, ये हमारा रिलेशन होता है किसका, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स का, ठीक है। तो रो यहाँ पर क्या है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी,
ठीक है, वहाँ पर हमने कांस्टेंट हटाया था तो रेजिस्टेंस को ऐड किया था। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, नया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रेजिस्टिविटी। मतलब अगर एक ऐसा कंडक्टर है जो एक यूनिट लेंथ का है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, तो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो क्या होगा यहाँ पर, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में एल। ठीक है, आर ए अपॉन में एल। तो रो क्या होगा, हमने यहाँ पर भी बेसिकली है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो बट ऑब्वियस क्या होगा यहाँ पर आर ए बाय एल, यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। इसके अलावा रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अब फिर दोबारा से यहाँ पर ये चेंज होने पे अदर प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, पर इनमें से किसी में चेंज होने पर रो को चेंज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ क्या जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। तो किसी में भी लेंथ में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, रेजिस्टेंस में चेंज आया तो उसका चेंज रो पर नहीं पड़ेगा, पर जबकि रो अगर चेंज हो गया तो सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कि कंडक्टर्स का क्या है, रेजिस्टिविटी लो होती है, जबकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है। पर अगर हम बात करें किसी सेमीकंडक्टर की तो या फिर अलॉय की, तो क्या होगा, उसमें मीडियम रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, और सेकंड क्या है फैक्टर, टेम्परेचर। एक चीज याद रखना, ऐसे कंडक्टर्स जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लो ऑफ करंट को कहीं नहीं रोक रहे हैं, वैसे कंडक्टर्स को क्या कहेंगे हम, सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एल्यूमिनियम, नियोबियम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंडक्टर्स जो कि जीरो रेजिस्टेंस देते हैं जब करंट फ्लो होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीरीज। जब हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो कैसे और क्या एप्लीकेशन होते हैं। देखो, जब दो रेजिस्टर या दो से ज़्यादा रेजिस्टर को कंबाइन करते हैं सीरीज में तो क्या होगा, ये सेम करंट देंगे। ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगा सबसे। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये है ना, लाइन से हमने क्या किया है, ये R1, R2 और R3 को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस होगा उसको हम किस मैथमेटिकल डेरिवेशन से शो करते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 का रेजिस्टेंस प्लस R2 का रेजिस्टेंस प्लस R3 का रेजिस्टेंस। ये कैसे आया, तो हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, देखो वोल्टेज यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो R1 का कुछ यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, V कुछ वोल्टेज होगा, V1, V2, V3। ठीक है, सबका पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, पर ओम्स लॉ के तहत हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर करंट सब दूर कांस्टेंट है, तो V क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू IR2 हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3 हो जाएगा, और जितने यहाँ पर रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड उतना उसका वो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो V इज इक्वल्स टू IRS। तो जब हम IR है ना, ये पूरा टोटल है, इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ऐसा करेंगे। ठीक है, I हम यहाँ पर से तो कॉमन ले सकते हैं सब में, क्योंकि हमने क्या बोला है कि करंट सबका क्या है, सेम है। ठीक है, तो I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल क्या बचेगा, केवल RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पर क्या होगा, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज को लगाते हैं तब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को कंबाइन करके जब पैरेलल में लगाते हैं तो इनका क्या सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कॉमन हो जाएगा, वहाँ पर क्या कॉमन था,
I कॉमन था, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा। तो कैसे, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1/Rn इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको जनरेट कैसे किया हमने, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमको पता था, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या अलग है, अलग है, यहाँ पर हर किसी का करंट फ्लोइंग का क्वांटिटी क्या है, अलग है। तो यहाँ पर डिफरेंस किसका हो जाएगा, I का, ठीक है। V यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट है, तो I1, ठीक है, हमें अगर ये पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3, ठीक है। तो टोटल कैसे होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने लिखा V अपॉन RP, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है इसलिए हमने इसको P से जनरेट डिनोट किया है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से हमने V कॉमन लिया, तो V से ये जो कॉमन वाला V है ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हमारा पैरेलल का रिलेशन है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, कि जब यहाँ पर रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में हो, तो यहाँ पर क्या उसका फॉर्मूला होगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी रजिस्टर्स हैं इज इक्वल टू 1/RP, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर भी 1/ है, यहाँ पर भी 1/ है, तो जब टोटल रेजिस्टेंस निकालो तो ये 1/ जो है रिलेशन वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ का एडवांस वर्जन क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस हीट जो है वो टाइम के क्या है, यहाँ पर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हीट जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। यहाँ पर हमने कांस्टेंट ज्वाइन किया है, ठीक है, H इज इक्वल्स टू KI स्क्वायर RT, पर कहीं ना कहीं ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो अप्रॉक्स 1 हो जाती है, तो हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का रिलेशन है, इसे भी याद रखना, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टैब्लिश्ड इट कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, दैट इज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। एक बेसिकली हम बात करते हैं कि हीट जनरेट कैसे हो रही है, भाई करंट फ्लो हो रहा है वो समझ में आता है, आप बोल रहे हो कि हीट जनरेट होती है कैसे, तो देखो हमें पता है कि हर एक पार्टिकल को क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पार्टिकल के क्या एटम से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो कोलिजन में कहीं ना कहीं क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, और वही एनर्जी क्या कहलाएगी, हीट एनर्जी कहलाएगी। जब दो चीजें आपस में कोलाइड करती है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होती है, और ऐसे ही ये क्या कहलाता है, हीट जनरेशन कहलाता है या हीटिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, या डिवाइसेस में जैसे कि रूम हीटर हो गया, आयरन हो गया, केटल हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इतने पावर की एनर्जी चाहिए, इतना पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो कितने एनर्जी से वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने मतलब क्या कह सकते हैं, रेट से कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन में T, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसकी एनर्जी क्या है, वॉट, जो फेमस जेम्स वॉट के नाम पे रखी गई है, ठीक है। 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt, ठीक है। तो 1 watt हम कम कहते हैं जब एक कंडक्टर में क्या हो, यहाँ पर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, 1 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 वोल्ट ऑफ पावर हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। इतने वॉट का बल्ब है, तो वॉट मतलब क्या होगा, बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन का रेट, ठीक है। The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, ठीक है।
अगर हम मान लो कि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, या मुंबई जाना है, या मुझे अमेरिका जाना है, क्या मैं ये सेंटीमीटर्स की डिफरेंस नापूंगी क्या? नहीं, ये तो फिर पागल बना हो जाएगा। तो क्या हम यूज़ करेंगे, एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, क्या? किलोमीटर। सिमिलरली अगर हम वॉट का यूज़ कर रहे हैं तो जितने वॉट का एनर्जी है, तो कोई छोटी मोटी एनर्जी का कंजम्पशन तो होता नहीं है, तो उस ह्यूज क्वांटिटी को हम डिनोट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर। और ये किलोवाट आवर क्या होता है? कुछ अप्रॉक्स यहाँ पर 3 करोड़ है ना, यहाँ पर जूल के बराबर होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर यहाँ पर होता है इसका क्या? एनर्जी। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यहाँ पर क्या बन सकते हैं? फॉर्मूले बन सकते हैं। मेन फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 kilowatt hour is defined as the amount of energy consumed when 1 kilowatt of power is used in 1 hour. ठीक है, 1 kilowatt of power 1 hour में जब यूज होती है तो क्या हम कहेंगे? 1 kilowatt hour यहाँ पर क्या है? पावर जनरेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वाला फिनोमिना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स की। ठीक है, हम हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड में बेसिकली कनेक्शन कैसा होता है? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर का जो भी कनेक्शन है वो पैरेलल सर्किट में होता है। ठीक है, पैरेलल में क्यों होता है? इसके 3 रीजंस हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस इज सेम बट द सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइसेस डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए हमें? जो पोटेंशियल है, यहाँ पर वोल्टेज है, वो हमें सब जगह सेम चाहिए, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर लो होता है, हम चाहते हैं कि नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर लो रहे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस लो हो जाता है और जबकि सीरीज में नहीं होता। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर? स्विच ऑन डिफरेंट डिवाइसेस इंडिपेंडेंटली। देखो, जब हम पैरेलल में सर्किट कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? हम अगर हमें फ़ैन चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, या लाइट चाहिए फ़ैन नहीं चाहिए, तो ये हम हमारी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। सीरीज़ में क्या होता है? एक चालू किया तो सारे जितने भी अप्लाइंसेस है वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, पर पैरेलल में क्या होगा? हम इंडिपेंडेंटली डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये फैसिलिटी केवल हमें पैरेलल सर्किट्स में मिलेंगी। तो इन 3 रीजंस की वजह से जो हाउस होल्ड सर्किट्स है उनको हम क्या यूज़, कहाँ, कैसे अप्लाई करते हैं? पैरेलल सर्किट्स में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब 3 वायर से दिख रही होगी। पहली होती है अर्थ वायर, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। ये इसका काम क्या होता है? तो देखो, earth wire is green in color. Earth wire is connected to metal plate placed in the earth near the house for safety purposes. It provides safety for the appliances and devices connected at home which have metallic body. This is done to prevent shock when the leakage of charges happen in metallic body. देखो, अर्थिंग की जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ वायर क्या करती है? बेसिकली ये वायर हर सर्किट से जाके ये कहाँ पर एंड होती है? अर्थ के विद इन एक प्लेट जो है वो बरी की जाती है और उसके यहाँ पर क्या होता है? एंड होता है। तो जब भी कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट वाला या एक्सेसिव करंट फ्लो वाली सिचुएशन आती है तो करंट कहाँ चले जाता है? अपने आप अर्थ पे। तो ये क्या होता है कि करंट ना लगे, ठीक है, शॉक ना लगे, इस वजह से अर्थिंग की जाती है। ये जनरली जब थंडरस्टॉर्म्स वगैरह जितनी भी सिचुएशंस होती है, जब बहुत ज़्यादा ये सिस्टम वॉलेटाइल हो जाता है, तब क्या यूज़ होता है? अर्थिंग का यूज़ होता है। यहाँ पर से बहुत सारे जितने भी हम कह सकते हैं केसेस हो सकते थे शॉक लगने के, ठीक है, करंट लगने के, वो सारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। लाइव वायर क्या होता है? रेड इन कलर। इट इज अ पॉजिटिव कंडक्टर दैट हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट इज फ्लो। ठीक है, लाइव वायर क्या होती है? ये एक सेफ्टी टाइप ही यूज किया जाता है कि जब एक्सेसिव करंट होगा तो ये सर्किट क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और न्यूट्रल वायर ब्लैक इन कलर होती है जो कि एक नेगेटिव कंडक्टर होती है। तो इन 3 वायर से क्या बनता है? हमारा डोमेस्टिक सर्किट बनता है। और सारे अप्लायंसेस कहाँ फ्लो होते हैं? पैरेलल में। एक याद रखना कि डोमेस्टिक सर्किट में कितना हमें यहाँ पर पोटेंशियल मिलता है? 220 वोल्ट का पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लाइटनिंग। ठीक है, हमने बिजली कड़कते हुए सबने देखी है। ठीक है, बारिश जब होती है तो बादल गरजते हैं, अरे बहुत डर भी लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? लाइटनिंग इज अ जाइंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन क्लाउड्स, द एयर और द ग्राउंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट
air acts as an insulator between the positive and negative charges in the cloud and between the cloud and ground. When the opposite charges build up enough, this insulating capacity of air breaks down and there is a rapid discharge of electricity that we know as lightning. देखो normally air क्या होगी, एक insulator की तरह काम करेगी. तो जो cloud में opposite charges present हैं, उनके बीच में contact इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो एकदम से spark generate कर सके. पर at time कि क्या होता है, जब ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं charges कि insulating का जो capacity है air का, वो ख़त्म हो जाता है और ये चार्जेस आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं. क्योंकि वी नो दैट अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. तो जब अपोजिट चार्जेस टकराएंगे तो ये क्या है, एकदम से कोलाइड करते हैं तो एक स्पार्क जनरेट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं. द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग टेम्पररीली इक्वलाइजेस द चार्ज रीजन्स इन द एटमॉस्फेयर अंटिल द अपोजिट चार्जेस बिल्ड अप अगेन. ठीक है, और फिर क्या होता है, ये दोबारा से ये प्रोसेस थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाती है, इक्वलाइज हो जाती है जब नए चार्जेस जनरेट हो जाते हैं. लाइटनिंग कैन अकर बिटवीन अपोजिट चार्जेस विद इन द thunderstorm cloud, intra cloud lightning, or between the opposite charges in the cloud or in the ground. तो cloud to ground lightning. lightning भी दो टाइप की होती है, या तो एयर के एयर में ही रह जाए एक बादल से दूसरे बादल में, या फिर वो क्या कर जाए, वो गलती से अगर अपोजिट चार्जेस ग्राउंड के इस पे अट्रैक्ट हो गई तो बिजली क्या होती है, कई बार ग्राउंड पर भी हिट कर जाती है. ठीक है, तो या तो वो क्लाउड टू क्लाउड होती है या तो फिर वो ग्राउंड टू क्लाउड होती है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, ग्राउंड पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आजकल का बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बैटरी व्हीकल्स. ठीक है, जो ईवीज हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं. तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, तो ये आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट रन सोली ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टोर्ड ऑन हाई कैपेसिटी बैटरीज. ठीक है, बैटरीज पे चलने वाली कार, पहले तो सिर्फ केवल टॉय कार चलती थी, आजकल रियल वाली जो बल्क वाली जो कार होती है वो भी बैटरीज पे चलती है. तो कैसे और क्यों हम ये कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव इंटरनल कंबशन इंजन ICE एंड प्रोड्यूस जीरो टेल पाइप एमिशंस. ठीक है, हमारे यहाँ पर पोल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. तो इस पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, EVs का यूज़ करना स्टार्ट किया. क्योंकि ये क्या है, इनका कोई कंबशन मटीरियल ही नहीं होता है, तो ये क्या पोल्यूशन जनरेट नहीं करते हैं. ठीक है, डस्ट जनरेट नहीं करते हैं, तो इनकी वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो सकता है. ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, एडवांस बैटरी पर रिलाई करते हैं. ठीक है, ये जनरली किससे बनी होती है, लिथियम आयन बैटरी से. ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज ही क्यों हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो ये हाई एनर्जी डेंसिटी की होती है, लोअर लॉन्गर रेंज होती है इनकी, और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होता है. मेन पॉइंट इसका क्या है, ये बैटरीज काफ़ी लाइट वेट की होती है और इनका बैकअप पावर बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल बैटरीज के कंपेरिजन में. तो ये बेसिकली क्या होता है, एक बड़ी बैटरी नहीं होती है, छोटी छोटी लिथियम बैटरीज होती है और अप्रॉक्स थाउजेंड्स में ये क्या की जाती है, स्टैक की जाती है. ठीक है, तो कार में क्या होगा, इनका एक पूरा ऐसा स्टैक क्या है रखा जाता है और फिर इन बैटरीज के थ्रू क्या चलती है, वो कार चलती है. ठीक है, अप्रॉक्स 5000 7000 बैटरीज यहाँ पर स्टैक की जाती हैं ताकि वो क्या हो सके, यूज़ हो सके. ये काफ़ी लाइट वेट होती है नॉर्मल बैटरीज की कंपैरिजन में और इनका बैकअप पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नॉर्मल बैटरीज की कंपैरिजन में काफ़ी इफेक्टिव है. ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, बेसिकली कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर EVs के प्रमोशन के लिए यूज़ किया हुआ है, जैसे कि फेम स्कीम है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान. ठीक है, NEMMP ये मिशन है. ठीक है, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, यानी कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप EVs खरीद रहे हैं तो. इंडिया सपोर्ट टू ग्लोबल EV 30 मतलब इस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों, यानी 30% जो है वो यहाँ पर EVs पे शिफ्ट हो जाएंगे. 30% जितना एफिशिएंसी है वो कब तक, 2030 तक. ठीक है, ये यहाँ पर इंडिया भी इस कैंपेन का पार्ट है. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है ताकि लोग क्या हो सके, इजीली यहाँ पर कहाँ पर जा सके, EVs पर शिफ्ट हो सके नॉर्मल पेट्रोल या डीजल व्हीकल से, ताकि जो पोल्यूशन है वो इन्वायरमेंट में कम हो सके. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आजकल रिक्शाज भी ई-रिक्शाज होते हैं. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर तो गवर्नमेंट खुद यहाँ पर सब्सिडाइज रेट में EVs देती हैं. ठीक है, EVs मतलब क्या, जो ई-रिक्शाज होती हैं. ठीक है, कि आप खरीदो, हम इतना कॉस्ट हम बियर करेंगे, आप इतना कॉस्ट दे देना. ठीक है, स्पेशली ये स्कीम किसके लिए, फीमेल्स के लिए भी है बहुत सारे स्टेट्स में, कि यहाँ पर
क्या किया जाए, फीमेल को एक्स्ट्रा कंपेंसेशन के साथ वो ई रिक्शा दिया जाए ताकि विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ सके और ईवीज का यूज भी प्रमोट हो सके। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, फोटोवोल्टाइक सेल एंड सोलार एनर्जी। ठीक है, हमें पता है कि बहुत सारे ना केवल पोल्यूशन ऐसे हो रहा है कि हम केवल व्हीकल्स के थ्रू यहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि कुछ रिसोर्सेज क्या है नेचर में लिमिटेड है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो कि क्या है रिन्यूएबल है नेचर में, हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उनमें से एक एनर्जी क्या है, सोलार एनर्जी। तो ये कैसे जनरेट होती है, यहाँ पर फोटोवोल्टाइक सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक चीज याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पर आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं काइंड ऑफ जो कि क्या है कंडक्टिविटी होल्ड करते हैं, जो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है, मीडियम कंडक्टिविटी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेमीकंडक्टर की। एक लेयर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करती है और अदर क्या करती है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसी सनलाइट क्या होगी फोटॉन्स के रूप में उस लेयर पे स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से क्या होंगे, मूव करने लगेंगे और इन्हीं मूवमेंट के उससे फोटॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव लेयर एब्जॉर्ब करेगी और ये फोटोवोल्टाइक सेल के जो नेगेटिव लेयर है वो एब्जॉर्ब करेगी, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हम कह सकते हैं इसको, कि यहाँ क्या होगा, फोटोवोल्टाइक सेल के नेगेटिव जो है लेयर, ठीक है, जो ऊपर की लेयर होगी वहाँ पर जब वो फोटॉन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट होने लगेगा। विद द इंक्रीज इन एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एस्केप्स द आउटर शेल ऑफ द एटम। ठीक है, जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो आउटर शेल को क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, इट इज फ्रीड इलेक्ट्रॉन नेचुरली माइग्रेट्स टू द पॉजिटिव लेयर। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से फ्री हुआ, तो हमें पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, उस पॉजिटिव लेयर की तरफ चला जाएगा, क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेयर। तो यहाँ क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, पार्टिकल ने मूवमेंट किया यहाँ पर। व्हेन द 2 लेयर्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट द इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द सर्किट क्रिएटिंग अ करंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही फोटॉन स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो कोई एटम होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अपना शेल छोड़ा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर से जो सर्किट कनेक्टेड है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या यहाँ पर होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोलार एनर्जी क्या होती है, तो जो एनर्जी हमें सन से मिलती है हम उसे सोलार एनर्जी कहते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पर सोर्स है किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। हम सोलार कुकर, सोलार पैनल, सोलार गीजर्स, हम बहुत सारे अल्टरनेटिव सोलार के अभी तक बना चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने सोलार एनर्जी के लिए स्पेशली बनाई हैं, जैसे कि सोलार पार्क स्कीम। ठीक है, प्लान्स टू बिल्ड अ नंबर ऑफ सोलार पार्क्स इन ईच विथ कैपेसिटी नियरली 500 यहाँ पर मेगावाट है अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। ठीक है, ये एक स्कीम है। नेक्स्ट है रूफटॉप सोलार स्कीम। इट एम्स टू हार्नेस सोलार पावर बाय इंस्टॉलिंग सोलार पैनल्स ऑन द रूफ ऑफ हाउसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव किया है कि हर घर की छत पर, मैक्सिमम घर की छत पर हमें क्या दिख सके, सोलार पैनल्स दिख सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ कॉस्ट उसमें बेयर करती है, कुछ कॉस्ट आपको बेयर करना रहता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आप सेल कर सकते हो, इतनी सारी सुविधा करके दी है अंडर रूफटॉप सोलार स्कीम। Next है National Solar Mission. It is a major initiative of Government of India and state governments to promote ecologically sustainable growth while addressing India's energy security challenge. National है ये। Next है सृष्टि scheme. Sustainable rooftop implementation of solar transfiguration of India, सृष्टि स्कीम टू प्रमोट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में है ये। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये इंटरनेशनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, इट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म टू इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्टेट्स को क्या नाम दिया है, सूर्यपुत्र नाम दिया है, ताकि जो यहाँ पर क्या है सनशाइन से यहाँ पर जो जहाँ पर सफिशिएंट सनशाइन यहाँ पर जिन कंट्रीज पर पड़ती है उनको क्या नाम दिया है, सूर्यपुत्र नाम दिया है ना। जनरली क्या होंगे ये जो टॉरिड जोन में लाई कर रहे हैं, अर्थ के जो टॉरिड जोन में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या जहाँ पर सफिशिएंट सनलाइट है, वहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कि
आप सोलार एनर्जी को स्प्रेड कर सकते हो, सोलार एनर्जी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो ताकि वर्ल्ड में ही इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। इसलिए यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया गया है, जहाँ पर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पीएम कुसुम इस नाम से क्या है ये स्कीम है। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू सपोर्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स इन रूरल एरियाज, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्शन एरियाज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि इंडिविजुअल जितना भी है पीएम कुसुम के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, सोलर एनर्जी जनरेशन के प्रोग्राम्स यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट होता है कि ये क्वेश्चन हमारे सबके दिमाग में आता है कि हम कई बार क्या होता है, कोई चीज़ छू लेते हैं या किसी इंसान को गलती से टच कर लेते हैं या हाथ मिला, एकदम से झटका लगता है, ठीक है, शॉक लगता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई हमने किसी इंसान को छू लिया तो वो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे गाना गाने लग गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इट्स ऑल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इट इज जनरेटेड व्हेनेवर टू मटेरियल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, वन ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। ठीक है, हर कोई एटम से बना होता है। ठीक है, एटम, ये यूनिवर्स का क्रिएशन ही एटम से हुआ है। ठीक है, तो एटम क्या है, बेसिकली एक कोर पार्टिकल है जो हर एलिमेंट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। इन द यूनिवर्स देयर आर इक्वल अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। दीज आर जनरली stay in balance at every location। ठीक है, ये जनरली बैलेंस फॉर्म में होते हैं। इफ यू स्कफ योर फीट ऑन द लिविंग रूम रग, यू पिक अप सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कि तुमने किसी पायदान के ऊपर पैर पहुँच दिया है, ठीक है, वो इस मटेरियल से बना है, तुमने कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसमें से गेन कर लिए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तुम क्या बन गए हो, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बन गए हो क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव मोर इजीली थ्रू सर्टन मटेरियल्स लाइक metal and all scientists call conductors। When you touch a doorknob or something else made up of metal, या फिर कोई इंसान जो कि क्या हो, धरती से कनेक्टेड हो या उसने चप्पल नहीं पहनी हो, तो इंसान भी एज अ क्या काम करता है, कंडक्टर की तरह काम करता है। विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज विथ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वॉन्ट्स टू जम ऑफ यू टू द नॉब। ठीक है, अगर आप मान लो किसी मेटल को छू रहे हो या किसी इंसान को छू रहे हो उस समय, तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है वो कहाँ जंप ऑफ करना चाहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रिच जो बॉडी है उसके पास जाना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का रैपिड जंप होता है तब क्या जनरेट होता है, एक करंट सा आपको फील होगा। जब आप किसी मेटल को छुओगे तो वो क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास है वो इधर जाएगा और एकदम से जिस फोर्स से जाएगा आपको क्या फील होगा, एक शॉक फील होगा। ठीक है, दैट टाइनी शॉक यू फील इज अ रिजल्ट ऑफ क्विक मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन थिंक ऑफ अ शॉक ऑफ अ रिवर ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप इस कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैपन्स मोर ऑफन ड्यूरिंग कोल्डर सीजन। तो जब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है वो होते हैं विंटर सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दिस सीजन बिकॉज एयर इज ड्रायर एंड इट इज ईजियर टू बिल्ड अप इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्किन सर्फेस। ठीक है, तो क्या होता है, विंटर सीजन में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्वाइवल है या ट्रांसफर होने का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है विंटर्स में। और वार्मर सिचुएशन में जब एयर में मॉइस्चर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली क्या हो जाते हैं कि ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो एक बड़ा डील नहीं बनता है, वो बड़ा शॉक नहीं बनता है। पर विंटर्स में क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से ये क्या हो जाता है, एकदम से शॉक लगता है और ये सिचुएशंस बहुत फ्रीक्वेंटली फील होती है। बट हाँ, एक बार जब आपने उस मटेरियल को छू लिया तो आप दोबारा से, जब वो मान लो कि डोर नॉब है उसको आपने छुआ, एक बार करंट लग गया, दोबारा से उसको टच करोगे तब तुम्हें करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप ऑफ हो चुका है। अगर वो पर्सन है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी करंट धरती में समा चुका है, जिसको हम अर्थिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो करंट क्या हो गया है, अब बैलेंस हो गया है, तो अब दोबारा से छूने पर करंट नहीं लगेगा। तो वो एक सिंगल टाइम का फिनोमिना होता है, क्योंकि जब आप नेगेटिवली चार्ज हो जाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन जंप ऑफ करना चाहते हैं, तो बहुत सारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एकदम से, तो शॉक लगता है। ठीक है, और एक बार होने के बाद वो दोबारा से रिपीट नहीं होता है उस समय पर। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। सो होप यू लाइक द लेक्चर, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू ज्ञानशिला अकेडमी। अंटिल नेक्स्ट, गुड बाय।